हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी कोर की बुक है वितान भाग 1। इसका दूसरा अध्याय है हमारा आज राजस्थान की रजत बूंदें। ये पार्ट जो हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमारे सामने रखा है अनुपम मिश्र जी ने। तो पहले जानते हैं कि क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। कोर और इलेक्टिव दोनों में ही बुक्स अलग अलग चलती हैं। तो जैसे आज हम कोर पढ़ा रहे हैं तो कोर में हमारी बुक चलती है आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और एक हमारी थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम एक ऐसी बुक है जो हमारी क्लास 11th और 12th दोनों में ही चलती है, यानी कि इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं और कुछ 12th के हैं। और जो 11th के चैप्टर हैं वो हमारे कोर और इलेक्टिव, इसके जो चैप्टर्स हैं वो कोर और इलेक्टिव में दोनों में ही कंबाइंड रूप से पढ़ाए जाते हैं। और कुछ चैप्टर सिर्फ कोर के हैं और कुछ सिर्फ जो है इलेक्टिव के हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जब हम पढ़ाते हैं तो हम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि ये सारी क्लासेस किस क्लास का चैप्टर है और किस सिलेबस का है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बुक वितान भाग 1, ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है क्लास 11th की और इसके अंदर 3 अध्याय दिए गए हैं। ये तीनों ही अध्याय जो हैं बहुत ही बड़े बड़े अध्याय हैं जो आपको वो अलग अलग लेखकों ने लिखकर दिए हैं। तो पहला चैप्टर जहां हमने लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ा, वहीं दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में। इसका आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सभी कुछ हम कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये सभी आपके सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। इन पर आपसे या तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो दीर्घ उत्तरीय ही प्रश्न रहेगा। इसलिए जब भी आप इसके क्वेश्चंस को तैयार करो तो ये ध्यान रखना कि अब 60 वर्ड की लिमिट के अब ही रहना, यानी कि उससे नीचे आपका नहीं आएगा। 60 to 70 या 50 to 60 वर्ड्स के ही आंसर्स आपको लिखने के लिए आएंगे। इसलिए मैक्सिमम 60 वर्ड के क्वेश्चंस आपको रेडी करने ही करने हैं। और बाकी वर्ड लिमिट तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करें। अब यहाँ पर जो ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये एक ऐसे क्षेत्र का है जहाँ पानी की बेहद कमी रहती है और उन क्षेत्रों में कुएं नहीं कुइयाँ हुआ करती थी। अब ये कुइयाँ क्या हैं, कौन इनको बनाता है, किस तरीके से बनाता है, ये सभी चीज़ हमने पढ़ाई। इन्हीं पे आधारित ये प्रश्न है। जैसा पहला प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? ये पाठ आपको क्या संदेश देता है? तो ये पाठ यहाँ पानी की समस्या, राजस्थान एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी बहुत ही कम वर्षा होती है या समझ लीजिए नहीं ही होती है। तो वहाँ पर लोग जो रहते हैं वो अपनी पानी की ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, जिसके लिए वो कुइयों का निर्माण करते हैं। पीने के पानी की समस्या हर जगह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। गर्मियों में जो हालात और भी भीषण हो जाते हैं। यह लेख हमें पानी को संरक्षित करने, व्यर्थ में पानी बर्बाद ना करने, उसे प्रदूषित ना करने, वर्षा के पानी को एकत्र करने की सीख देता है। तो कहाँ पानी जो हमें जितना मिल रहा है उसको संरक्षित करना है, उसे खराब नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए संदेश देता है। क्योंकि आजकल हम लोग अपने नल के घर में नल खोलते हैं, यानी कि टैप खोलते हैं, वो पानी मिलता है। अब देखिए आप अगर कभी टीवी में देखो तो लोगों को अपना पानी लेने के लिए कितनों मील पैदल चलना पड़ता है और पानी लेके आना पड़ता है। तो उन एरिया में पानी की बहुत विकट समस्या रहती है। मरुभूमि में धरती में चल रही पट्टी जिस तरह भूमिगत जल की रखवाली करती है, उसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी वर्षा के जल को जमीन पर संरक्षित करने की उत्तम तकनीक की खोज करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि हमने जब पाठ पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था कि जो हमारी ऊपरी सतह होती है, ठीक है, ये हमारा ऊपरी सतह है, इसके नीचे भी जो है कई सतह, जिसमें एक चूने की सतह होती है, चूने पट्टे की सतह होती है। ये ऊपर से आ रहे पानी को संरक्षित करती है, यहाँ रोक के इसके नीचे नहीं जाने देती है ना, ये चीज़ हमने बताई थी। और इसी पानी को पाने के लिए, जो चूनी पट्टे के में जो पानी होता है, इसको पाने के लिए जो है इन कुइयों का निर्माण किया जाता है।
मेन है क्योंकि अब जैसे हमने आपको बताया कि ये पानी अगर यहाँ पर नहीं रुकेगा तो ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा और हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जो भूमि ऊपर से बारिश का जो पानी आता है वो यहाँ पर आकर हमको मिल जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पर कि मरुभूमि राजस्थान में धरती में चल रही पट्टी, तो धरती में जो पट्टी चल रही है वो कौन सी, वो ये वाली पट्टी है। ये एक धरती है ऊपर और ये इसके नीचे चल रही पट्टी है। भूमिगत जल की रखवाली करती है, ये अंदर जो अंडर वाटर लेवल जो पानी होता है इसकी रखवाली करती है। उसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी वर्षा के जल को जमीन पर संरक्षित करने का उत्तम तकनीक की खोज करती है, यानी कि इसको जो है संरक्षित करती है। अगर पानी यहाँ नहीं रुकेगा तो हमें ना कुओं में पानी मिलेगा, ना ट्यूबवेल्स में पानी मिलेगा, किसी तरीके से हमें भूमि का जल प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर पानी इस पट्टी के नीचे चला जाए तो। भूजल दोहन को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। नदियों में होने वाले जल प्रदूषण को रोकने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो अब यही होता है कि भाई ये जो भूमिगत जल है ये तो हमें बचाना ही बचाना है, साथ ही सतह पर मिलने वाला जो स्वच्छ पानी है हमें उसे भी प्रदूषित होने से बचाना है। वो स्वच्छ पानी हमें नदियों के रूप में मिलता है, अगर नदियाँ गंदी हो जाएंगी तो क्या हमें वो स्वच्छ पानी मिल पाएगा? नहीं। तो इस पार्ट में उस भूमिगत जल को बचाना और सतह पर बहने वाले पानी को बचाना, इन दोनों का संदेश दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, पानी को बचाने हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए? भाई पानी हमारे लिए, आप सभी को पता है कि इस धरती पर एक लिमिटेड पानी है, पानी तो बहुत है लेकिन जो खारा पानी समुद्रों में उपलब्ध है इसका हम सेवन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जो मीठा जल है उसको बचाए रखना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। तो उस मीठे जल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं ये आपको बताना है। पानी को बचाने हेतु हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है, पानी को बेकार नहीं बहने देना चाहिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, नल चल रहा है, फालतू में बाल्टी भर गई तो भी वो बह रहा है, तो फालतू में पानी नहीं, जितना आपको ज़रूरत है उतना। हम लोग शावर से नहाते हैं, भाई शावर से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बाल्टी से नहाइए, उसमें पानी एक लिमिटेड उसमें हम लोग यूज़ कर पाते हैं। पानी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जितना आपको पानी की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा नहीं। कार धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। पाइप से ज़्यादा पानी जाता है, जैसे कार हम लोग वॉश करते हैं ना, तो पाइप लगा दिया तो बहुत सारा पानी जाता है। बाल्टी मग से इस्तेमाल करने से ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नहाने के लिए कम पानी का प्रयोग करिए, बहुत ज़्यादा नहाने के लिए इतना ज़्यादा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जो वर्षा का जल होता है वो अक्सर बहकर निकल जाता है, तो हमें अपने घरों में या सोसाइटीज़ में ऐसा करना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। हमें पूरी तरीके से सीमेंटेड फर्श को नहीं बनाना चाहिए। ऐसे आजकल बहुत सारे ऐसे पत्थर आ गए हैं जैसे टेराकोटा स्टोन्स होते हैं जो पानी को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं और धरती के अंदर लेकर जाते हैं। तो इन स्टोन से जो है वो सतह को बनाना चाहिए, ना कि सीमेंट करना चाहिए। सीमेंटेड करने से क्या होगा कि वो सतह में पानी नहीं जा पाएगा ज़मीन के अंदर और बहकर फालतू में सारा बह जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा जो वर्षा का जल है उसे हम संरक्षित कर सकें। नदियों में रासायनिक पदार्थ या कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ नहीं फेंकने चाहिए। हमारे पानी पीने का सबसे बड़ा स्रोत आजकल के समय में सतह पर बहती हुई नदियां हैं, तो ये नदियां किसी तरीके से दूषित नहीं हो, इनका ध्यान रखना चाहिए। शहरों का जितना भी गंदा पाइपलाइंस वगैरह जो होती हैं, सीवेज वगैरह लाइन होती हैं, इनकी कोशिश नहीं करें कि ये नदियों में जाएं। और दूसरा, कल कारखाने जितने यानी कि जितनी फैक्ट्रीज होती हैं इनका भी पदार्थ नदियों में नहीं बहाया जाए। अगर ये किया जाता है तो नदियाँ गंदी हो जाती हैं और हमारे पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है। होली खेलने के लिए पानी के स्थान पर सूखी होली खेलनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं पानी शुरू कर देते हैं, तो उस पानी को रोकना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि इससे पानी बहुत अधिक वेस्ट होता है। सूखी होली खेलिए, ये कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे, आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कुआं भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, कैसे? हम लोग वही आजकल तो ये पाइपलाइंस और ये हैंडपम्प्स, ये अब आप प्राचीन थोड़ा सा और पीछे चले जाओ
तो पानी लाने का सिर्फ एक तरीका होता था कुआं। बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनके घरों में कुआं होता था, नहीं तो गाँवों में जो है सभी के लिए एक कुआं होता था ना। लोग वहाँ पर आते थे सुबह शाम पानी भरने के लिए, सारी औरतों का जमावड़ा, उनकी बातें करना, ये सब चीज़ें कुओं पर हुआ करती थी। पानी भी लेते थे, बहुत सारी गपशप भी हो जाया करती थी, एक दूसरे के सुख दुख भी बांट लिए जाते थे, बच्चे भी खेला करते थे, नहाया करते थे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, है ना। तो ये कुएं उस समय होते। आजकल तो क्या सबके घरों में पानी है, सब अपने अपना पानी खोलो और इस्तेमाल करो। भारतीय संस्कृति में कुओं का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल में कुआं जल संसाधन का महत्वपूर्ण स्रोत होता था, मतलब हम पानी इसी जलों से, कुओं से प्राप्त किया करते थे, क्योंकि तालाब नदियां कम मात्रा में थे। कुएं भी लोगों के लिए जल संसाधन के केंद्र बिंदु होते थे, यानी कि यही एक साधन था जिससे हम लोग पानी लिया करते थे। और भाई तालाब भी इतने नहीं होते थे गांवों में, और नदियां भी हर गांव के पास से तो नहीं निकलेंगी ना, है, तो वो भी चीज होती थी। इससे ही लोग अपने जीवन हेतु जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कुओं के पानी से ही दिनचर्या शुरू होती थी। खान पान, स्नान, पशुओं की जरूरतों आदि सब कुओं पर ही निर्भर होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुएं भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, यानी कि हमारे दिन की शुरुआत ही इन कुओं से हुआ करती थी, इन कुओं के पानी से हुआ करती थी। तो भारतीय संस्कृति इन कुओं में देखने को मिलती थी। लोग सुबह सुबह जो है पहुंचकर वहां पर पानी लिया करते थे। प्रश्न संख्या 4 है, चेलवांजी कौन है और उनके व्यक्तित्व से आप कौन कौन से मूल्य ग्रहण कर सकते हैं तथा आच प्रथा से आपको क्या सीख मिलती है। तो चेलवांजी वे होते हैं जो कुइयों का निर्माण किया करते थे। अब इनका जो निर्माण कार्य होता था ये बड़ा पेचीदा होता था, बहुत टाइम लगता था, और चूंकि लोगों को साल भर पानी इन्हीं से मिलता था, इसलिए इनको बनाने वाले इन चेलवांजियों को भगवानों की तरह पूजा जाता था। तो इनकी जो पूजा अर्चना और धन्यवाद प्रकट करने की जो प्रथा होती थी उसको आँच प्रथा कहते थे। इसके दौरान जहाँ साल भर इन लोगों को अनाज हर त्योहार पर दिया जाता था, वहीं जब कुइयाँ बनकर तैयार हो जाती थी तो इनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए बहुत सारा अनाज, धन, संपदा और क्या कहते हैं पहनने के लिए कपड़े वगैरह, ये सब कुछ दिया जाता था। तो ये क्या हो, कैसे लिखेंगे इसको देखिए। चेलवांजी अत्यंत कुशल एवं परिश्रमी कारीगर होते हैं जो कुएं बनाते हैं। इनके व्यक्तित्व से हमें लगन, परिश्रमशीलता, सामूहिकता, परोपकारिता, कार्य में निपुणता आदि गुण सीखने को मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं हम आपको बता दें। लगन, ये लोग अपने कार्य के प्रति पूरे लगनशील होते हैं। इतनी बारीकी से उतना बढ़िया। कुएं एक ऐसी जगह होती है, आप देखिए बहुत पतली जगह होती है। जैसे एक कुआं होता है, मान लीजिए ये हमारा ये एक कुआं है, इतना चौड़ा है यहाँ पर, ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके जो बना होता है पूरा गहराई तक जाता है, ठीक है, गहराई तक जाता है ना कुआं। कुएं क्या होती है, वो बहुत पतली सी होती है, ऊपर से चौड़ी होंगी और नीचे जाके तो वो और पतली हो जाती है, ऐसे करके हो जाती है। तो अब इन कुइयों को बनाने के लिए आदमी यहाँ तक पहुँचता है। सोचिए अगर ये चूना पट्टी यहाँ तक है तो व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है कुएं बनाने के लिए। अब सोचिए उसको कुएं, यहाँ जब वो नीचे बना रहा है इस कुएं को, तो ये जगह कितनी सक्रिय है, यानी कि वो अपनी काम पूरा लगन से कर रहा होगा ना। ये सतह है, देखिए ये सतह है, यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे करके पूरा, और इसके अंदर जो है ना ये पूरी कुएं बनाई जाती थी। लोग यहाँ पर बनाते थे, मिट्टी की पूरी लिपाई करी जाती थी, फिर उसके ऊपर रस्सियों से लिपाई करी जाती थी ताकि ये मिट्टी भरभरा के नहीं गिरे, क्योंकि भाई तो रेत होती है पूरी, और इसको बहुत पतला बनाया जाता है। और आदमी पूरा यहाँ अंदर तक बैठ के, पूरा वहाँ बैठकर इसको बनाया करता था। तो अब ये सोचिए कितना मेहनत का काम होता था, वो व्यक्ति बनाता था। अब अगर वो लगन से ना बनाए तो क्या ये काम हो पाएगा। दूसरी बात, परिश्रमशीलता, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सामूहिकता, एक खाली एक चेलवांजी उसके अंदर नहीं बनाएगा, उसके ऊपर भी काम, क्या कहते हैं रस्सी को बटने का काम है, जो चारों तरफ चुनाई करी जाती है वो है। नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, गर्मी लगती है, तो उस कंडीशन में ऊपर से बहुत सारी रेत थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर जाती है। मान लो वो बना रहा है, ऊपर से भरभरा के बहुत सारा सामान गिरता है, तो उसके दबने की भी कंडीशन रहता है ना। तो इसलिए जो है उसमें सामूहिकता होती है, सब मिलजुल कर कई लोग काम करते हैं। परोपकारिता, अब ये काम क्यों हो रहा है, दूसरों की भलाई के लिए किया जा रहा है,
उससे पानी प्राप्त होगा, बहुत सारे घरों को पानी मिलेगा। इसलिए कार्य में निपुणता, ये अपना कार्य करने में बहुत महारत लगते हैं। यानी कि इतनी पतली सकरी जगह तक उनको नीचे तक पहुंचने के लिए उन्हें ऊपर से जब वो कुएं खोदते हैं तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, जो हमने आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था, उसमें वो पूरी तरीके से निपुण होते हैं। तो ये सारे हम चीज़ें उनके व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। मेरे विचार से आँच प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है, को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रथा हमारे बीच सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम करती है तथा ये ऐसी कलाओं को बढ़ावा देने तथा संरक्षित रखने के लिए आवश्यक भी है। ऐसी प्रथाएं कलाकारों का सम्मान और स्वाभिमान भी बनाए रखती हैं। ये कुएं बनाने के लिए एक अलग ही महारत चाहिए, और जब ये कुइयाँ बन के तैयार हो जाती थी तो जो कुइयाँ ये बनाते हैं, जो चेलवान जी, उनको सिर्फ जब बना कर दे दिया, जैसे आजकल हमने काम हो गया, मेहनताना दे दिया, काम खत्म, नहीं, इनको साल भर पुरस्कृत किया जाता था। यानी कि जैसे उसने कुएं बनाई तो जिस समय उसने बना कर दी तो उस समय तो उसको बहुत सारा अनाज, पैसा, कपड़ा वगैरह दिया जाता था, लेकिन पूरे साल कोई भी तीज त्योहार पड़े तो उसके घर जो है लोग अनाज, कपड़ा, पैसा सभी कुछ उसको पहुंचाते थे। तो इस तरीके से इन निपुण कारीगरों को सम्मान प्रदान करने का एक तरीका था, और इस तरह की एक कला है उसको बचाए रखने की कोशिश भी लोगों द्वारा की जाती थी। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान में जल संग्रह के लिए बनी कुएं किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है, स्पष्ट कीजिए। बात सही है। पानी जो एकदम ज़मीनी सतह पर मिलता है, अब जब वो खोदते हुए जाते हैं तो उन्हें पानी मिलता नहीं, वो धीरे धीरे रिस के इकट्ठा होता है और फिर उसे पतली सी जो कोई बर्तन होता है उससे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई बहुत ही, ये वैज्ञानिक खोज का एक ज़रिया हो सकती है कि लोगों ने जब इसे सोचा होगा, क्योंकि कुआं जो होता है एक बहुत बड़े एरिया में होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ वो ऐसी जगहों पे कुआं बनाया जाता है जहाँ जल स्तर आपको आसानी से पानी मिल जाए, लेकिन कुआं चूंकि राजस्थान में पानी वाटर लेवल बहुत डाउन होता है, इसलिए वहाँ पानी आसानी से मिलता नहीं, और बहुत चौड़ा इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वहाँ की मिट्टी इतनी स्टेबल नहीं होती है, भरभरा के रेत होती है ना, तो वहाँ पर पानी जब इतना है ही नहीं तो इतना चौड़ा, जितना चौड़ा खोदेंगे पानी उतना कम उस एरिया में, जितना पतला रहेगा पानी का लेवल उतना ही बढ़ेगा। अब मान लीजिए अगर अब एक थाली आप ले लो, थाली में 1 कटोरी पानी डालोगे तो वो कितने सारे सरफेस से फैल जाएगा, फैलेगा ना। तो जब आपको उस पानी को निकालना पड़ेगा तो आप 1 चम्मच से निकालोगे कि निकालोगे। अब आ जाओ एक कटोरे में, एक कटोरे में वही 1 गिलास पानी अगर आप डालोगे तो क्या होगा, उसे तो आप आसानी से एक दूसरी छोटी कटोरी से भी निकाल सकते हो। तो मतलब जितना एरिया सरफेस फैलेगा पानी सतह में उतना फैलेगा और उसे निकालना मुश्किल होगा। तो कुएं में जब पानी थोड़ा सा आता है तो उस एरिया में अब इतना पानी भर जाएगा तो उसको निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए इन क्षेत्रों में कुइयों का निर्माण करते हैं, कुओं का निर्माण नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में जल संग्रह के लिए बनी कुइयां किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। मरुभूमि चारों तरफ अथाह रेत है, वर्षा भी कम होती है और भूजल खारा होता है, अगर आप थोड़ा निकल जाएंगे तो नमकीन पानी आएगा। ऐसी स्थिति में जल की खोज, उसे निकालना आदि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से ही हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, लोगों जिस समय ये कुइयां बननी शुरू होंगी लोगों ने सोचा होगा ना कि हमें मीठा पानी कहाँ मिलेगा, ये चीज़ खोज करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह नीचे नमकीन, क्योंकि इस जगह पे कभी समुद्र हुआ करता था इसलिए खारा पानी का लेवल ज़्यादा रहता है। मरुभूमि के भीतर खड़िया की पट्टी को खोजने में भी पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। तो खड़िया पट्टी जो होती है वो आपको खोजनी पड़ती है। जैसे ये ज़मीन है, ये ऊपर की तरफ ज़मीन जो रहती है ना, देखिए मैंने अभी बताया जो हमारी ये सतह रहती है, तो खड़िया पट्टी उसके नीचे रहती है। अब खड़िया पट्टी से नीचे आप जहाँ गए वहाँ पानी आपको बेकार मिलेगा, उसके ऊपर ही आपको मीठा पानी मिलेगा, इसलिए खड़िया पट्टी सब जगह नहीं रहती है, उसको भी खोजना पड़ता है। पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। जिस स्थान पर वर्षा का पानी एकदम ना बैठे उस स्थान पर खड़िया पट्टी पाई जाती है, जहाँ पर पानी रुके नहीं, तुरंत नीचे चला जाए, वहाँ खड़िया पट्टी होती है। कुएं के जल को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया तथा अनुभवों के आधार पर पूरा शास्त्र विकसित किया। तो कहने का मतलब है कि जिस समय भाई राजस्थान रेगिस्तान कोई अभी तो है नहीं, बहुत पहले समय से है, और
तो लोगों ने ये पानी भूमि जल पानी के लिए उन्होंने पूरा एक शास्त्र का निर्माण कर डाला कि किस तरह की हम भूमिगत जल को प्राप्त कर सकते हैं। कुएं खोदने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। चेजारों के सिर पर धातु का बर्तन उसे चोट से बचाता है। ऊपर से रेत फेंकने से ताजी हवा नीचे आती है तथा गर्म हवा बाहर निकलती है। तो यानी कि क्या होता है, जब जितनी जितनी नीचे जाते जाओगे ना, नीचे गर्मी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से वो थोड़ी थोड़ी करके रेत थोड़ी थोड़ी देर में फेंकते रहते हैं। इससे क्या होता है, वो ठंडी हवा नीचे आती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर को चली जाती है। और चूंकि ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, फेंकी जा रही है, तो कहीं उनके सर पे ना गिरे, इसलिए उन्हें एक जो है धातु की टोपी पहननी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कुएं की चिनाई भी पत्थर, ईंट और खीप रस्सी या आरड़ी के लट्ठों से की जाती है। अब चूंकि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ऊपर की मिट्टी जो है वो गिरकर धंसने का डर रहता है, इसलिए जैसे जैसे नीचे जाते हैं उस कुएं को भी प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो धंसे नहीं। तो उसके लिए उसकी चिनाई की जाती है पत्थर से, ईंट से, खीप एक तरह की घास होती है, और अरड़ी ये भी जो है उससे एक रस्सी बनाई जाती है जो चारों तरफ चिपकाते हुए नीचे जाया जाता है। यह खोज सही में आधुनिक समाज को चमत्कृत करती है। मतलब ये उस समय लोगों के ने कितनी वैज्ञानिक बुद्धि लगाई होगी, तब कहीं जाके इन कुइयों का निर्माण किया होगा। तो इसे हम कह सकते हैं ये एक वैज्ञानिक खोज ही है, मगर आधुनिक समय की नहीं, प्राचीन समय की। प्रश्न संख्या 6 है, गोधुली बेला में कुइयों के आसपास की नीरवता कैसे मुखरित हो उठती है? कुइयों पर ग्राम समाज के नियंत्रण को आप कितना सही मानते हैं और क्यों? अब हम आपको बता दें कि एक गांव में कोई एक कुई नहीं, कई कुइयां हुआ करती थी। जो लोग अमीर होते थे वो अपनी पर्सनल कुइयां भी खुदवा लेते थे, लेकिन जो है सामाजिक तौर पे कुइयां खुदती थी। तो उसमें क्या होता था, गांव के सभी लोग आकर पानी भरते थे, तो उस कुएं पर जो है वो ग्राम समाज का अधिकार रहता था। तो ये जो आपका ग्राम समाज रहता है, जैसे जिसमें पंचायत बैठती ना बूथ का, तो वो लोग सब मिलजुल कर वहाँ पर जो है निर्माण कराते थे कुएं का, उसका रख रखाव, देखभाल सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता था। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है या नहीं सही है। और दूसरा, गोधुलू भेला में जो कुएं के आसपास का नीरव जो माहौल रहता था वो बहुत ही मुखरित हो उठता था। कहने का मतलब, अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो पूरा दिन तो लोग कुइयों पे पानी लेने के लिए नहीं आते थे, लेकिन शाम के समय जो है वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते थे पानी लेने के लिए। तो जो आसपास एकदम शांत पड़ा माहौल होता था वो एकदम से चहल पहल में बदल जाया करता था। लोग अपनी बातें करना, हंसना, बोलना, ये सभी कुछ वहाँ पर हुआ करता था। गोधुली बेला से पूर्व कुइयों के आसपास नीरवता छाई रहती है, किंतु इस बेला में जैसे ही गांव के लोग इन कुइयों से पानी लेने आते हैं वहां मेला सा लग जाता है। मैदान में लगी 30-40 कुइयों की एक साथ घूमती चिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभानी की आवाज से समा आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक कुई, तो जैसे मैंने बताया एक गांव में एक कुई नहीं होती थी, कई सारी कुइयां होती थी, तो एक साथ उनकी चरनियों से पानी निकालना, पानी जो नीचे से आता था, चरखियां लगाई जाती कुओं में, तो आपने देखा होगा, तो उसकी आवाज़ होती थी। शाम के समय जो पशु पक्षी लौट रहे हैं उनके घंटियों की आवाज़, उनके रंभाने की आवाज़, ये सभी से जो है वहाँ शोर हो जाता था। यही संगीत में स्वर वहीं की नीरवता को मुखरित कर देता था। अब ये सारा स्वर मिलकर वो जो नीरवता रहती थी, यानी कि पूरी शांति रहती थी, वो सभी चहल पहल में बदल जाया करती थी। लोग पानी लेते हैं और कुइयों को अगले दिन तक के लिए बंद कर दिया जाता। इस प्रकार ये कुइयां सामाजिक समरसता, समानता, सहयोग तथा पारंपरिकता जैसे मूल्यों को जीवित रखते हुए, एक बार आपने पानी निकाला, जैसे अभी निकल गया शाम को, अब बंद हो जाएगा, अब कल ही नहीं, क्योंकि पानी उसमें धीरे धीरे इकट्ठा होता है, बूंद बूंद इकट्ठा होता है, तो उसको इकट्ठा होने के लिए 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता था। अभी आपने पानी निकाल लिया जितना निकालना था, अब नेक्स्ट डे शाम को खुलेगा पानी। तो इस तरीके से ये कुइयां जहां हमारी परंपरा को जीवित रखी थी, लोगों में समानता, सहयोग की भावनाएं भी हुआ करती थी। कुइयों पर ग्राम समाज के नियंत्रण को मैं पूर्णतः सही मानता हूँ। ग्राम समाज द्वारा इन कुइयों पर अपना नियंत्रण रखने से उस अमृत तुल्य जल का लोगों में समान बंटवारा हो जाता है। ऐसा ना होने पर यहाँ सबलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता और जिनकी लाठी उनकी भैंस वाली स्थिति
होती। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर ग्राम समाज का अधिकार नहीं हो, इतनी सारी कुइयाँ हैं, तो जो बलशाली होता, जो बहुत बलवाला होता, जिसके पास ताकत होती, वो इन कुइयों पर अपना अधिकार जमा लेता, और अधिकार जमाने से क्या होता, वो अपने हिसाब से जल को बेच भी सकता था, अपने इस्तेमाल के लिए लगता, लोगों को नहीं देता। तो इस तरीके से वो वहाँ पर एक तरीके से आपराधिक गतिविधि भी शुरू कर सकता था। इसलिए अगर वहाँ पे ग्राम समाज का आधिपत्य रहता है तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, जल ही जीवन है पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब इस पंक्ति के पीछे, अब इस पंक्ति पे हम ये कह सकते हैं कि आप पूरा एक अनुच्छेद लिख दीजिए, है ना। तो इस पे हमें आपको भाव बनाना है। तो देखिए क्या है, जल जीवन का पर्याय है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक प्राणी कुछ समय तक भोजन के बिना तो रह सकता है, किंतु वह जल के बिना नहीं रह सकता। वैसे भी भोजन की अपेक्षा शरीर को पानी की कहीं अधिक आवश्यकता होती है। बात सही है, हम भोजन अगर हमको 2, 3, 4 दिन नहीं मिले हम तब भी रह जाएंगे, मगर बिना पानी के हम नहीं रह सकते, ये सही है। जल सार्वभौमिक द्रव्य कहलाता है, सभी जगह फैला हुआ व्याप्त पदार्थ है, ये द्रव्य है। इसीलिए जीवन की गुणवत्ता को आश्वस्त करने के लिए ये मुख्य घटक है, यानी कि हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए ये सबसे आवश्यक घटक है। यानी कि ये चीज अगर नहीं मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बिना पानी के मनुष्य या किसी अन्य प्राणी के जीवन की कल्पना करना असंभव है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने जीवित प्राणी हैं ये भी जीवित नहीं रह सकते बिना पानी के। और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी पाया जाता है। इसीलिए जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि ये पृथ्वी बनी रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जल रहे, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो मनुष्य क्या, प्राणी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो इस तरीके से जब हमारा जीवन का अस्तित्व ही इस जल के कारण है, अगर यही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कहा गया है कि जल ही जीवन है, ये बिल्कुल सही तरीके से सही शब्द है। प्रश्न संख्या 8 है, कुआं भारतीय संस्कृति में एकता, सद्भाव, भाईचारे की भावना का प्रतीक था, कैसे? अब यहाँ पर कुएं के बारे में बताया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक माना गया है, एकता प्रदर्शित करता है, सद्भाव है, भाईचारा, इन सभी की भावना का प्रतीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन समय में पानी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत ये कुएं ही हुआ करते थे, और इन कुओं में सभी लोग एकता पूर्वक आते थे, यहाँ पर मिलजुल कर पानी को लेते थे। सद्भावनाएं थी, आपस में भाईचारा था, क्योंकि सब आपस में मिलना जुलना, पूरे गांव की ज़रूरत पानी की इस कुएं द्वारा ही पूरे हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये एक पूजनीय स्थल भी माना जाता था। बड़े बड़े तीज त्योहारों पर इनकी पूजा भी करी जाती थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एकता, सद्भावना और भाईचारे का जो प्रतीक है बिल्कुल सही है। एकता, सद्भाव एवं भाईचारा भारतीय संस्कृति के अनूठे जीवन मूल्य हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये रची बसी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जानी ही इसलिए जाती है, इसमें एकता भी है, सद्भाव भी है और भाईचारा भी। अब ये क्या होता है, देखिए भारतीय संस्कृति जो है वो विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला एक स्वरूप है, ठीक है। हम जैसे हमारे देश में बाहरी लोग जितने भी आए वो यहाँ आए, यहाँ की पृष्ठभूमि देख के उनको इतना अच्छा लगा कि वो यहाँ रच बस गए। आप जैसे जानते हो बहुत सारी संस्कृतियाँ बाहर से आईं, तो वो सब धीरे धीरे भारतीयता का एक अंग बनती गई और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो ये तो एकता का स्वरूप हो गया। सद्भाव, इतनी ज़्यादा धर्म और जातियाँ होने के बावजूद भी हम सारे ही धर्मों और जातियों को बिल्कुल बराबर मान सम्मान, उनका आदर, मिलजुल कर उनके तीज त्योहारों को मनाना, हम ये सभी कार्य करते हैं। तो ये हो गया सद्भाव। और भाईचारा यानी कि सिर्फ हम अपने परिवार के लोगों को जैसा अपनत्व रखते हैं वैसे ही हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में हैं। सारे ही लोग आपस में एक दूसरे को भाई समझकर मिलजुल कर रहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का एक मूल है।
क्योंकि आग बाहरी देशों में देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी ही संस्कृति रही, रची बसी रही और वो अपने ही उसमें रहे। लेकिन हमारी में क्या हुआ, बहुत सारी संस्कृतियाँ आकर मिली, जिससे बहुत तरह के जाति, धर्म, रहन सहन, बोली, भाषा, खान पान, तीज त्योहार बहुत तरीके के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं। इन मूल्यों को बढ़ावा देने में कुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब ये सारे मूल्य जो हैं वो कुओं के माध्यम से और ज़्यादा बढ़े। कैसे? प्राचीन काल में भारतवर्ष में नदियां, तालाब, बावड़ियां आदि जल संसाधन के प्रमुख बड़े स्रोत सब जगह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए जगह जगह पर कुओं का निर्माण किया गया। कुएं ही लोगों के लिए जल संसाधन के प्रमुख स्रोत थे। गांव कस्बों में पहले 1-2 कुएं ऐसे होते थे जहां समाज का प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग का व्यक्ति आकर पानी भरता था। तो मैंने बताया, देखिए घर में सारे ही कामों के लिए पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है, एक सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होता था प्राचीन समय में, जो है ये नदियाँ, तालाब और जो बावड़ियाँ हैं जो हम अब देखते हैं, पहले इतनी तादाद में नहीं थी। हाँ भाई, नदियाँ हर जगह से तो, हर गांव के पास से तो निकल नहीं सकती। तालाब भी इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। ये तो पानी की कमी देखते हुए लोगों ने बहुत सारे तालाबों का निर्माण बाद में किया, बावड़ियों का निर्माण किया। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ करते थे, ये कुएं हुआ करते थे और इन कुओं पे लोग, सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर पानी की अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करते थे। यही भाई पहले क्या होता था, पुरुष इन्हीं कुओं के किनारे बैठकर नहा लिया करते थे, बच्चे भी नहा लिया करते थे, औरतें पानी घर भर के ले जाती थी, उनके घर का सारा काम यहाँ हुआ करता था। मतलब पानी से रिलेटेड आधा काम या तो गाँव वालों का कुओं के आसपास, कपड़े, जैसे औरतें को कपड़े धोना होता था तो इन कुओं के आसपास ही कपड़े धो दिए जाते थे, बच्चों को नहला दिया जाता था, आधे से ज़्यादा काम हो जाता था और ये लोग घर में ज़रूरतों के लिए भी पानी भर के ले जाया करते थे। यहाँ किसी भी व्यक्ति को आने का सामाजिक अधिकार था। यहाँ आकर लोग एक दूसरे में सद्भाव एवं भाईचारे की भावना के साथ व्यवहार करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी के मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती थी। सभी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना से कुएं से पानी निकालते थे तथा अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुएं भारतीय संस्कृति में एकता, सद्भावना एवं भाईचारा की भावना का प्रतीक था। तो सब मिलजुल कर यहाँ काम करना, मिलना, बैठना, बातें करना, तो ये एक तरीके से इस चीज़ों को इन कुओं ने हमेशा बढ़ाया ही है। प्रश्न संख्या 9 है, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अब देखिए, पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये पानी। तो हम इस पानी पर ही इस पूरे पाठ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो इस पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। मानव सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। मानव यानी कि हम इस पूरी सृष्टि की सबसे अच्छी कृति हैं, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रकृति की अनुपम देर है। सृष्टि में असंख्य प्राणी है, बहुत सारे प्राणी का मतलब जिसमें जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब कुछ आ जाता है, जिनमें मानव ही सबसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार, भावुक, विवेकशील और श्रद्धेय होता है। तो हम सिर्फ मनुष्य के अंदर ही ये सारी क्वालिटी पाई जाती है। जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती है। इसीलिए मानव का भी पर्यावरण के प्रति विशेष कर्तव्य। अब इस प्रकृति की अगर सर्वोत्तम सृष्टि की हम कृति हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस पर्यावरण को फिर हमें बचा के भी रखना है कि नहीं, कि पर्यावरण की देखरेख करें, उसे प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि पर्यावरण पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। अब हम इतनी सर्वोत्तम कृति है तो उसको तो आसानी से नष्ट होने नहीं देंगे। तो इसको बचाए रखने के लिए अपने पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट को अच्छा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे हम बचा कर नहीं रखेंगे तो हमारा अस्तित्व भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण जितना स्वच्छ, साफ, सुंदर एवं निर्मल होगा, जीवन उतना ही स्वच्छ, सुंदर और निर्मल होगा। मानवीय जीवन ही नहीं अपितु प्राणी मात्र का जीवन पर्यावरण पर ही आधारित है। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं,
संपूर्ण प्राणी का ही इसमें है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसी से भोजन मिलता है, कुल मिलाकर इसी से जीवन चलता है। अतः हमें सदैव पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए, उसे कभी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। तो जब इस पर्यावरण के कारण ही हमारा अस्तित्व कायम है, और तो जाहिर सी बात है इसको बचाए रखना ज़रूरी है। इस पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, भोजन मिल रहा है, लकड़ी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, सभी कुछ मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। तो इस पर्यावरण को बचाना है ना, तो इस पर्यावरण को जहाँ हमें सुरक्षित रखना है वहीं इसे खराब भी नहीं होने देना है। प्रश्न संख्या 10 है, वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैश्विक तापमान वृद्धि आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। अधिकाधिक पेड़ लगाने तथा उनकी रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और लोगों को प्रेरित करिए कि वो भी पेड़ लगाएं। जंगलों में तथा अन्य जगहों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए जन जागरूकता लानी चाहिए। अब क्या दिया, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, इसलिए जंगलों को भी बहुत अधिकता से काटा जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इन जंगलों को कटने से रोकना है। कूड़ा करकट एवं पेड़ों की सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि इसे ज़मीन पर जमा करके छोड़ देना चाहिए या ज़मीन के नीचे गड्ढे में डालना चाहिए। अब क्या होगा, बहुत सारी पत्तियां इकट्ठा हो जाती है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसको जला देते हैं। अब जलाने से क्या होता है, प्रदूषण होता है, प्रदूषण से गर्माहट बढ़ती है। तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और ज़मीन के नीचे दबा दीजिए, क्योंकि ये कुछ न टाइम बाद सड़ जाएंगी और सड़ने से ये क्या होंगी, पौष्टिक खाद में तब्दील हो जाती हैं, जो हमारे पेड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए तथा वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए। अब क्या है, हमें जो भी पानी आ रहा है, मिल रहा है, उसे बर्बाद नहीं करना है और उसे सुरक्षित रखना है। हमें धुआं रहित गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। तो जिन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा धुआं होता है उनको हमें रोकना चाहिए। ऐसे जैसे बहुत से आप जब सड़क पर चलते होगे तो आप देखते होगे बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो प्रदूषण पैदा करती हैं ना, बहुत सारा धुआं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी गाड़ियों को हमें प्रतिबंध, अब सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि देखिए क्या कहते हैं, PUC किया जाता है, आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, हर गाड़ी का नहीं होता है तो चालान कटता है। तो ऐसे सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं और हमें अपने आप से भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी गाड़ी से बहुत सारा धुआं छूट रहा है तो उसे तुरंत से तुरंत सही कराना चाहिए। कृषि में रासायनिक खाद, दवाई आदि की अपेक्षा गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ये जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल हम ये देखेंगे 90s में शुरू हो गया। इससे पहले जो है खेतों में गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं हो, गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन की भी पोषकता बनी रहती है और जो अनाज उपज के आता है वो भी बहुत पोषक रहता है। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आखिर ये पाठ हमारे लिए क्यों रखा गया है, क्यों इससे बताया जा रहा है। तो इस पाठ में हमने देखा है कि राजस्थान में पानी को लेकर कितनी क्राइसिस होती है और उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पानी कितना अनमोल है ये चीज़ हमें बताने की कोशिश करी गई है। हमें जिन लोगों को बहुत आसानी से पानी मिल रहा है उन्हें पानी की कीमत समझाने की कोशिश की गई है कि ये बहुत ही अमूल्य चीज़ है, हमें आसानी से मिल रहा है तो बर्बाद मत कीजिए। और जिन जगहों पर पानी नहीं मिलता वहाँ की अवस्थाओं को बताते हुए इसके इम्पोर्टेंस को, यानी इसके महत्व को समझाया गया है। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी को प्रकृति का अनमोल धरोहर बताया है। आज पूरे देश में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ये तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो है वो बहुत ही एक विकट स्थितियां हम लोग के सामने पैदा कर रही हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से पानी को संचित करने की एक विधि बताई है। संचित करने की विधि किसके माध्यम से बताई है? कुएं के माध्यम से बताई है, जिसका एक स्वरूप राजस्थान में पानी संचय के लिए कुइयों के निर्माण में दिखता है।
पुराने ढंग से आज भी राजस्थान में पीने का पानी प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है, मतलब अभी नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। परंतु वहाँ के समाज ने मंथन करके अमृत जैसा मीठा पानी अपनी सूझबूझ से प्राप्त कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ लोगों ने अपनी सूझबूझ के तरीका खोजा और किस तरीके से पृथ्वी के नीचे से उन्हें पानी प्राप्त करना है, ये तरीका निकालकर उन्होंने जो है हमारे सामने रखा और उन्होंने पानी प्राप्त भी किया। यह कोई वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं है, यानी कि इस तरीके से पानी प्राप्त करना, मतलब देखना कि खड़िया पट्टी कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर उन कुइयों का निर्माण करना और इतनी अलग स्थिति, भाई कुएं तो बहुत पहले से थे मगर ये कुइयाँ इस तरीके से बनाई गई जिससे जो है पानी हमें आसानी से मिल सके। जिस क्षेत्र में 10-15 हाथ नीचे खड़िया पट्टी पाई जाती है वहाँ वर्षा का पानी रेत में समाकर नमी के रूप में फैल जाता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है, यानी खड़िया पट्टी के नीचे जो है खारा भूजल है, तो ये पानी जो है वो मीठा बना रहता है, नमकीन नहीं होने पाता है। उस क्षेत्र के लोग कम व्यास और गहरी कुइयों का निर्माण करके उस पानी से बूंद बूंद कर साल भर पानी प्राप्त करते रहते हैं। कुइयों को सकरा इसलिए रखा जाता है ताकि पानी फैल ना सके, क्योंकि फैला हुआ पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्योंकि बोला ना जितना पानी फैलेगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा, तो वो भी होगा और दूसरा उसको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको सकरा बनाया जाता है ताकि ये उड़े भी नहीं और जो है आसानी से वो पानी बाहर निकाला जा सके। इस तरह मरुस्थल में भी लोग बरसात के पानी को नमी को साल भर सहेज कर रखते हैं। तो बारिश जहां वहां बिल्कुल नहीं होती, नाम मात्र को होती है, तो जितनी होती है उसे भी वो लोग वहां साल भर संभाल कर रख लेते हैं और मीठा पानी प्राप्त करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में यदि बरसात के पानी को सहेज कर रखा जाए तो कुछ हद तक पीने के पानी की समस्या दूर हो सकती है। तो ऐसी क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती है उन क्षेत्रों में भी जो जल है, भूमिगत जल है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं और साल भर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक ने यही समझाने का हमें इस पाठ में प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 12 है, कुएं कुएं से किस प्रकार भिन्न होती है तथा कुएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब कुएं और कुएं की भिन्नता तो मैंने आपको बता दी। कुआं जहाँ चौड़ा होता है और भूमिगत जल जहाँ बहुत उथला होता है वहाँ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुइयाँ ऐसे स्थानों पर खोदी जाती हैं जहाँ पर भूमिगत जल बहुत नीचे होता है या ना के बराबर होता है। वो धीरे धीरे नमी को बूंद बूंद रूप में इकट्ठा करता है। कुएं जहाँ चौड़े बड़े बनते हैं वहीं कुइयाँ सकरी और पतली होती हैं और काफ़ी गहराई तक जाती हैं। और किन किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में इन कुइयों का निर्माण किया जाता है। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। बेसिक तो यही हो गया भाई। देखिए, कुएं का व्यास छोटा होता है किंतु गहराई अधिक होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। इनका मेन इनकी गहराई कितनी है ये वहाँ पर मिलने वाली खड़िया पट्टी के ऊपर डिपेंड करती है। जितने लेवल पर खड़िया पट्टी मिल जाए वो कुएं वहीं पर समाप्त कर दी जाती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। अब एक दूसरे अर्थ में कैसे अलग है? कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी कि जो सतह के नीचे जो पानी होता है उसको पाने के लिए कुआं बनाया जाता है, पर कुएं वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटती है। अब जैसे देखिए पानी बरसता है, ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर आप समझाते हैं। इस एरिया में ये एरिया है, ठीक है। अब इसको हम आपको ऐसे करके बता देते हैं कि ये घास उगी हुई है, ये क्या कहते हैं पेड़ उगा हुआ है, ठीक है। अब इस एरिया में बारिश होनी है। अब ये जो बारिश जब होती है, ये ऐसे ऐसे करके जब बारिश होती है तो क्या होता है, ये पानी सब यहाँ फैल जाता है। ये ऐसे ऐसे करके सब पानी फैल गया, ठीक है। अब ये पानी क्या है, इस सारे सरफेस से नीचे पहुंचेगा, ठीक है। सब सरफेस से नीचे पहुंच रहा है पानी। अब ये जो पानी पहुंच रहा है, चूंकि ये एक मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा मरुस्थल है, तो रेत है।
रेत होने के कारण क्या होगा, ये सारा पानी रेत एब्जॉर्व करेगी, आपको तरल रूप में नहीं मिलेगा, ये नमी के रूप में मिलेगा। ठीक है, नमी यानी कि हल्का सा वेटनेस जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण में आपको मिलेगा। अब ये आ रही है आपकी खड़िया पट्टी। ठीक है, अब इस खड़िया पट्टी के नीचे अगर ये नमी पहुंचती है तो यहां पर है सॉल्टेड वाटर। क्या है, सॉल्टेड वाटर, यानी कि नमकीन पानी जिसे हम नहीं पी सकते। अब कुछ एरिया में ये खड़िया पट्टी पाई जाती है और कुछ एरिया में नहीं पाई जाती है। तो जिस एरिया में पाई जाती है कुएं वहीं बनेगी। पहला एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिस एरिया में कुएं मतलब खड़िया पट्टी है, कुएं बननी वहीं पर है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पानी जो है वर्षा का सब जगह फैल गया, जमीन के अंदर सोख गया, और सोखने के बाद ये किसमें है, जो रेत के अंदर सूखा हुआ है। अब इसको कैसे पाया जाएगा? ठीक है, अब इसको पाने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है। अब ये यहां पर कुएं का निर्माण किया गया। ठीक है, यहां ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे होते 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 ये पतली हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, जब हम यहां पे होलो कर देंगे, ठीक है, समझ में आइए, जैसे हमने यहां पर इसको कर दिया होलो, अब ये तो पूरा खाली हो गया ना, ये आप देख रहे हो, ये तो पूरा खाली हो गया, रेत यहां से हमने पूरी निकाल ली, बाहर कर दी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो नमी है, जो चारों तरफ ये जो नमी थी, ये धीरे धीरे इन सारी दीवारों से रिश्ते 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 ये यहां से रिश्ते रिश्ते ये यहां पर पानी के रूप में एकत्र हो जाती है। ठीक है, ये इसलिए बनाई जाती कुएं। अब कुआं तो क्या होता है, कहीं पर वाटर लेवल, अब ये वाटर लेवल कहां मिलता है, जहां मिट्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, जहां पर रेत होगी वहां पे कुआं नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पानी आपका सभी रेत में सोखा हुआ होता है। तो अब आपको समझ में आया कि क्या होता है, कुआं भूजल पाने के लिए बनता है, पर कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती। विचित्र ढंग क्या है, ये सारा पानी रिस रिस के यहां पहुंचता है, मतलब बूंद 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 करके इकट्ठा होता है दीवारों से। तब जब वर्षा नहीं होती है, यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और ना भूजल में। समझ में आया ना? अब बारिश हो रही है, अब ये पानी हमें कब प्राप्त हो रहा है, जब ये बारिश समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये बारिश जब नहीं रहती है हमें, तब ये पानी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, बारिश हुई, सारा पानी अंदर सोख गया, और जब बारिश का मौसम नहीं है उस कंडीशन में ये पानी हमको प्राप्त हो रहा है। कुएं वर्षा के जल को अपने अंदर समेटती है, जो बालू में नमी के रूप में प्राप्त होता है। तो चूंकि ये मरुस्थल है तो जमीन के अंदर भी आपको बालू ही मिलेगी, रेत मिलेगी। तो ये सारा पानी रेत के छोटे 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 जितने कण है ना, उनके अंदर समाया होता है। फिर यही धीरे धीरे रिसकर कुएं में एकत्र होता है। कुएं वर्षा की नमी से उस समय भी पानी देती है जब वर्षा नहीं हो रही होती है। कुओं में पानी खुदाई के दौरान थोड़ी दूर पर ही निकल आता है। अब कुएं कहां पर कार्यरत होते हैं, जहां वाटर लेवल अच्छा होता है, थोड़ी दूर खोदा और उनको पानी आसानी से मिल जाता है। परंतु कुओं का जल प्रायः खारा होता है, इसलिए वह पीने के काम में नहीं आता। अब ये खारा, अगर मान लीजिए राजस्थान में अगर कुएं खोद दिए गए तो वहां आपको खारा पानी मिलेगा, जबकि आप बाकी प्रदेशों में खोदोगे तो वहां पर पानी आपको बहुत मीठा मिलेगा, लेकिन कुएं में सॉल्टेड वाटर मिलता है। ऐसे में पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए खड़िया पत्थर की मिट्टी वाले क्षेत्र में कुइयां बनाई जाती। तो मैंने बोला ना, कुइयां वहीं बनाई जाएगी जहां पर ये खड़िया पट्टी होगी। अगर खड़िया पट्टी नहीं है तो वहां पर कुइयां नहीं बन सकती, क्योंकि वहां अगर हमने खोदा तो हमें 100% जो है वो खारा पानी ही मिलेगा। इसीलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं, अब पूरे राजस्थान में आपको कुएं नहीं मिलेगी, जिन क्षेत्रों में खड़िया पट्टी है उन्हीं पे मिलेगी। वो क्षेत्र कौन से हैं? चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी मिलती है। इसी कारण वहां गांव गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। तो जिस क्षेत्र में ये पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में इन कुइयों का निर्माण किया जाता है। नहीं तो जहां पर नहीं मिलती है वहां पर इनका निर्माण नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना?
प्रश्न संख्या 13 है, चेलवांजी कुएं के भीतर किस प्रकार कार्य करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब उनकी पूरी कार्यप्रणाली को हमें बताना है, किस तरीके से वो कुइयों को खोदते हैं, उनकी चिनाई करते हैं और नीचे जाते हैं। नीचे जाते 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 वो कुइयों का निर्माण किस तरीके से करते हुए जाते हैं। चेलवांजी अर्थात चेजारों वो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। खुदाई करना, क्योंकि वो एक रेतीला क्षेत्र है, याद रखिए, रेत में गड्ढा बनाना आसान नहीं है। आप लोगों ने कभी रेत में गड्ढा बनाया है? हम जितना गड्ढा बनाते हैं आसपास की रेत उसके अंदर भरती जाती, गिर गिर के भरती जाती है ना, होता है ना। तो इनको बनाने की एक अलग ही दक्षता और एक टेक्निक होती है, जिसके तहत ये चेलवांजी जो हैं इन कुइयों का निर्माण करते हैं। चेलवांजी अपनी जान खतरे में डालकर कुई निर्माण का काम पूरा करते हैं। सक्रिय जगह में मिट्टी की खुदाई और साथ में चिनाई का कार्य काफी थका देने वाला होता है। यानी एक तो पतली जगह है, खुदाई भी करनी है और चिनाई भी करनी है। अब जिस जगह हमको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगी, गर्मी लगेगी, तो वहां पर हमको थकान जल्दी लगती है। चूंकि कुएं का व्यास छोटा होता है, इसलिए इतनी सक्रिय जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है। बसौली का होता है मतलब उसका हैंडल बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा हैंडल समझ लो, और आगे उसके घूमा हुआ जो सा, जैसे यहाँ फावड़ा होता है ना, फावड़ा देखा है ना, फावड़ा कैसा होता है, ऐसे करके होता है, उसके ऊपर हड्डा ऐसे करके एक डंडा लगा होता है। बसौली भी वैसी होती है, घूमा हुआ औजार होता है, लेकिन उसका डंडा लंबा नहीं होकर सिर्फ छोटा सा होता है, जितना हाथ में आ जाए। क्योंकि अगर जितना लंबा होगा उसको वापस मारने के लिए उतनी ही चौड़ी जगह चाहिए होगी, इसलिए उसको वहां पे फावड़े की जगह बसौली का इस्तेमाल करते हैं। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, जैसा मैंने भी आपको बताया। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। जिससे खुदाई करनी है वो क्या है, लोहे का होता है, और हत्था जो पकड़ने वाला होता है वो लकड़ी का होता है। 30-35 हाथ गहरी खुदाई के बाद अंदर गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते। मतलब जितनी जोर से नीचे फेंकेंगे उतनी तेज हवा आएगी ना, और ठंडी हवा आएगी। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे जाती है और गहराई में जमी दम घोटू हवा ऊपर लौटती है। तो जितनी फ्रेश जाएगी और जो नीचे एकदम दम घोटू हवा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ऊपर की तरफ निकलती जाएगी। इतने ऊपर से फेंकी जा रही कोई भी वस्तु चेलवांजी के सिर पर लग सकती है। अब अगर जोर से फेंकेंगे तो रेत भी तेजी से लगेगी, सिर पे लगेगी ना, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोपी की तरह पहने रहते, कोई भी एक बर्तन, ताकि उनका सर प्रोटेक्ट रहे कि ऊपर से जो चीज फेंकी जा रही है वो उनके सिर पर नहीं लगे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने पर चेलवांजी के पैरों के आसपास मलबा या मिट्टी जमा होता जा रहा है। अब जैसे हम जैसे खोदते जाएंगे तो क्या होगा, वो नीचे जमा होगा ना, हमारे पास वही हो रहा है। ऊपर रस्सी से एक छोटी बाल्टी उतारी जाती है, उसमें वे मिट्टी भर देते हैं और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इस समय भी चेलवांजी का सिर बचाती है। अब क्या होता है, जो मलबा इकट्ठा हुआ तो एक छोटी बाल्टी सावधानी से नीचे भेजी गई, उसमें सारा मलबा भरा गया, उसे सावधानी, क्योंकि अब वो बाल्टी किनारों से नहीं टकरानी है, किनारों से टकराएगी तो भड़बड़ा के उससे भी सामान गिरने का डर रहता है, इसलिए बहुत सावधानी से खींचा जाता है। खींचते समय थोड़ा ना थोड़ा बहुत कुछ उस बाल्टी से सामान गिर सकता है, तो उस समय सिर पर लगा हुआ वो बर्तन चेलवांजी की रक्षा करता है। खुदाई करते करते जब खड़िया पत्थर की पट्टी मिलनी शुरू होती है तब वे अपना काम खत्म कर देते हैं, और जैसे ही वो पट्टी मिली तुरंत इनका काम खत्म हो गया। अब उससे नीचे वो नहीं खोदेंगे। नीचे धार लगाकर कुएं का निर्माण पूरा हो जाता है, यानी नीचे धार लगा दी कि अब जगह खत्म, अब वो काम वहां पर पूरा हो जाता है। इसी के साथ चिनाई का काम भी साथ साथ चलता रहता है। जैसे जैसे थोड़ा नीचे उतरते जाएंगे चिनाई भी होती रहती है। प्रश्न संख्या 14 है, पाठ के आधार पर बताइए कि कुएं में चिनाई किस प्रकार की जाती है। देखिए हमने खुदाई तो देख ली, अब हमें बताना है कि चिनाई किससे की जाती है। चिनाई खीप और अरंडी के जो घास होती है उससे मिलाकर, कुछ पेस्ट मिला के उससे रस्सी बटी जाती है और वो किनारे किनारे चिनाई के तौर पर ली जाती है। चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है, क्योंकि अगर वो चिनाई नहीं करी जाएगी तो कुएं क्या है, ढह जाएगी।
रेत है ना, तो ढह जाएगी। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजवारों के प्राण ले सकती है। अगर जरा सी भी चूक करी तो वो मर सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल या बाल्टी से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर तब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है। यानी कि अगर इतनी खोदी गई है तो रोक दी जाएगी। मतलब आधा दिन हुआ, जैसे सुबह से उन्होंने खोदना शुरू किया, आधा दिन तक उन्होंने खोदा और खोदने के बाद फिर वो काम रोक देते हैं। खोदने का मलबा निकाल लिया और फिर आधा दिन वो उसकी चिनाई करते हैं ताकि मिट्टी धसे नहीं। अब चिनाई किस लिए की जाती है? ताकि वो मिट्टी धस के नीचे ना जाए। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव हो जाता है। कहीं कहीं पे ईंटें चिन देते हैं तो रुक जाती है। तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। अगर चिनाई जहां पर ईंट से नहीं हो सकती तो वहां पर रस्से बांधे जाते हैं। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप क्या होती है? एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। एक घास है जिसके रेशों से रस्सी बनती है। नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। यानी कि पहले दिन जिस दिन कुएं खोदी जा रही है उसी दिन खीप का बहुत बड़ा ढेर एकत्र किया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं जबकि बाकी लोग खीप की घास से रस्सी बनाते हैं। जो चेजार होता है एक तो नीचे उतर गया और बाकी जो ऊपर लोग होते हैं वो खीप से रस्सी बनाते रहते हैं। एक दिन में कुएं की जितनी खुदाई की जाती है उतनी जगह में 10-15 हाथ लंबी रस्सी की एक कुंडली बनाकर ऊपर एक के ऊपर एक घेरा डाला जाता है। अब एक के ऊपर एक घेरा कैसे डाला जाता है? जैसे मान लीजिए ये कुएं है, सपोज ये मैंने अभी आपको कुएं बताई थी। अब इसमें जो है ये ऐसे ऐसे करके पूरा घेरा, एक ऐसे ऐसे करके घेरा पड़ता रहेगा। इस घेरे के पड़ने से क्या होगा ना कि ये चारों तरफ ऐसे ऐसे करके लपेटती जाएगी और लपेटने से क्या होगा? मिट्टी रुकी रहेगी, वो गिरेगी नहीं। क्योंकि अगर वो गिर गई तो फिर क्या होगा? जो चेजार है वो वहीं पे नीचे फंस जाएगा और फंसने से उसकी मृत्यु हो सकती है। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और अलग अलग रस्से से बनी लड़ियां एक दूसरे से फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। एक के ऊपर एक दबती जाएंगी और बैठती जाएंगी। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। रस्से की कुंडली ई को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। अब एक थोड़ी देर उन्होंने कुंडली वो रस्सी से चिनाई कर दी, फिर उसके बाद ईंटे से चिनाई कर दी। तो इस तरीके से ये चिनाई स्टेबल रहती है, क्योंकि अगर पूरा रस्सी से करेंगे तो गिरने का डर रहता है। लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा सा ईंटे की चिनाई भी कर देते हैं। कहीं कहीं पर ना तो पत्थर मिलते हैं और ना खीप। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब मान लीजिए खीप नहीं मिल रहा, पत्थर नहीं मिल रहा उस एरिया में, तो लकड़ी के जो लट्ठे बनाए जाते हैं, लट्ठे, लंबे लंबे लट्ठे, उन्हें जो है कुएं में ऐसे सटा सटा के चारों तरफ उन्हें उससे चिनाई की जाती है। लट्ठे अरड़ी, बड़ यानी कैर, बाबल और कुटुंब के पेड़ों की टहनियों के तनों से तैयार करते हैं। तो इन पेड़ों के से लट्ठे तैयार किए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे अच्छी लकड़ी अरड़ी की होती है, पर यह लकड़ी भी ना मिलने पर आज तक की टहनियों, आक तक की जो टहनी होती है से काम चला लिया जाता है। कहीं कहीं पर चक की रस्सी भी काम आती है। रस्सी की यह बंधाई कुंडली के आकार की होती है, इसीलिए इसे सौंपड़ी भी कहते हैं। तो कुंडली, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, इसलिए चूंकि उसी तरीके से चिनाई की जाती है इसलिए सौंपड़ी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कारण बताएं। अब जैसे कुआं तो चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, लेकिन कुएं बड़ी पतली रखी जाती है, ऐसा क्यों? इसका कारण आपको बताना है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। 3 कारणों को बताया गया। पहला कारण है, रेत में जमी नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर सकती है कि उससे 2-3 घड़े ही भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि क्यों रखा जाता है? तो चूंकि एक दिन में उसमें मुश्किल से इतना होता है कि 2 या 3 घड़े पानी इकट्ठा हो।
अब वही पानी अगर ज़्यादा सरफेस पे फैलेगा तो उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो पतला रखने का पहला कारण ये है क्योंकि वो पानी ज़्यादा स्तर पर आ सके और उसे निकालना आसान रहे। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ ऊपर तक आ जाता है। इस पानी को बाहर निकालना सरल हो जाता है और इस पानी को निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चरड़ का प्रयोग किया जाता है। चरड़ जैसे हम लोग यहाँ, आप लोग देखते हो घर में मम्मा आटा गूंथती है ना, ऐसे फैली हुई सी परात होती है, उसी तरीके से ये छोटी सी एक परात होती है जिससे पानी निकालना आसान हो जाता है। दूसरा कारण है कुएं के घेरे का इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी संबंध है। अब ये राजस्थान क्षेत्र वगैरह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, ये भी एक कारण है। वहाँ बड़ा मुंह होने पर फैला हुआ पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, इसीलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है जिससे पानी को वाष्प बनने से रोका जा सके। अब क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज होती है। अब जितनी धूप पानी में पड़ेगा उतना इवेपोरेट होगा, पानी उड़ जाएगा। अब जब छोटा रखा जाएगा तो क्या होगा, पानी अगर मान लो उस गर्मी से वाष्प बनता भी है तो वो सतहों पर ही चिपक जाएगा क्योंकि वो बहुत गहरा है। गर्मी से अगर वाष्प बना भी तो क्या हुआ, वो सतह पर चिपक गया और फिर रिस्क के नीचे चला आएगा, यही होगा ना। तो बाहर नहीं निकल पाएगा वो पानी, ऐसा नहीं एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वो कुइयों की दीवारों पर चिपक जाने से दोबारा प्राप्त हो जाएगा। ये भी कारण होता है इसके मुंह को छोटा रखने का। तीसरा कारण है कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढांक कर रखना जरूरी होता है। छोटे मुंह को ढांकना सरल होता है। प्रत्येक कुएं पर लकड़ी के ढक्कन लगे होते हैं या फिर कहीं कहीं पर खस की पट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों के बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, राजस्थान है, अब हवा चलेगी तो वो मिट्टी जो धूल है वो उड़कर अंदर जाएगी। अब अगर बड़ा क्षेत्र होगा तो उसको ढकना मुश्किल होगा, छोटी जगह है तो ढकना आसान हो जाता है। तो इन्हें लकड़ी के ढक्कनों को द्वारा, टहनियों द्वारा, झाड़ फूस द्वारा इनको ढक दिया जाता है ताकि जो नीचे का पानी है वो साफ बना रहे, क्योंकि ये पीने के काम में लिया जाता है। अगर वो पानी गंदा हो जाएगा तो निकालने के बावजूद भी लोग उसको पी नहीं पाएंगे, इसलिए उसको साफ रखना भी जरूरी होता है। तो ये 3 कारण है इनके मुंह का छोटे होने का। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में रेत के कण और अन्य राज्यों की मिट्टी में क्या अंतर है? राजस्थान में ही अधिकतर कुएं का निर्माण क्यों किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में जो रेत के कण पाए जाते हैं वो और बाकी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उनमें क्या अंतर होता है, ये बताना है। और राजस्थान में ही अधिकतर कुइयों का निर्माण क्यों किया जाता है, ये बताना है। जहां कहीं भी रेतीली जमीन होती है, रेतीली मतलब जहां रेत होती है, वहीं रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्य जगहों से मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जो मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसीलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। तो कहने का कारण ये बताया है, देखिए जो रेत होती है, जो रेतीला क्षेत्र होता है वो क्या है, वो जो मिट्टी होती है वो ड्राई होती है, उसमें पानी पड़ेगा तो उस समय होगा, लेकिन सूखते ही वो फिर अपने आप अलग हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार आदि राज्यों में जो मिट्टी पाई जाती है, जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जब धूप निकलती है तो ये आपस में चिपक जाती है। चिपकने के कारण इन्हें खेतों में हम दरार पड़ते देखते हैं। ये वहाँ की एक खासियत है मिट्टी की। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ने से ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, वेपोरेट हो जाती है तुरंत की तुरंत, जिससे वातावरण में नमी बढ़ने लगती है, यानी एटमॉस्फेयर में जो है आपको ह्यूमिडिटी फील होने लगती है। अब जब जमीन का से वाष्प बनेगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में आपको ह्यूमिडिटी फील होगी। पर मरुस्थल में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं रहता, यानी कि ये हमने बताया ना, ये अलग अलग रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं, इसलिए अलगाव भी होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुस्थल में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, वर्षा का जल भीतर ही बना
रहता है। तो कहने का मतलब अगर पानी बरसा तो ये भारी हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर पानी सूख जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये अब अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये पानी अंदर गया तो अंदर ही चला गया, अभी ये वापस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पानी आपको कणोमर कड़े जो कण होते हैं उनमें आसानी से मिल जाता है। रेत के थोड़े नीचे मौजूद खड़िया पट्टी इस जल को नीचे जाने से रोकती है और ऊपर रेत के कणों का पहरा रहता है। यहाँ वर्षा का पानी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाता है। यहाँ कुएं बन जाने पर रेत में समाई बूंदें रिसती हैं और कुएं में जमा होने लग जाती हैं। तो क्या होता है, अब चूंकि ऊपर क्या है, रेत है, भारी रेत है, वो ऊपर पानी को वेपोरेट नहीं होने दे रही, नीचे खड़िया पट्टी है जो उसे अंदर जाने नहीं दे रही, तो सारा पानी कहाँ, बीच में एकत्र है। जब कुएं खोद दी गई तो ये सारी नमी कहाँ आके इकट्ठा होने लगती है, बूंद बूंद कुएं में, और वहां से हमें पानी प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, रेत के नीचे लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली खड़िया पत्थर की पट्टी से क्या लाभ है? अब जो खड़िया पट्टी जो फैली हुई है उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये ऊपर के पानी को जो भूमिगत जल होता है बहुत गहराई में उससे नहीं मिलने देती, क्योंकि वो भूमिगत जो जल है वो खारा है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पानी को मीठा बनाए रखती है और खारे पानी में मिलने नहीं देती है। मरुभूमि में रेत बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है और रेत की परत भी बहुत मोटी है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी भूमि में जल्दी ही समा जाती है, यानी कि एक तो वर्षा नहीं होती और जितनी भी हो ये तुरंत का तुरंत अंदर समा जाती है क्योंकि यहाँ पर रेत है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। अब यह खड़िया पट्टी जो है वो बिछी हुई है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। आप ये बोलो कि हम देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर काफी मतलब आप मान लो 150 फीट जो है वो आपका रेत रहती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता नहीं चलता। आप अगर जाइए मान लीजिए कुआं खोदेंगे तो वो बहुत बहुत चौड़ा खोदा जाता है, इसलिए ये पता ही नहीं चलता कि खड़िया पट्टी कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है, और वो लोग उससे नीचे खोदते हुए चले जाते हैं। पट्टी खोजने की पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। यदि बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अब कैसा इसका मतलब होता है, कैसे पता लगाते, जो अनुभवी लोग होते कैसे पता चला? अगर किसी क्षेत्र में खड़िया पट्टी है तो वहां बरसात का पानी एकदम नहीं बैठता, यानी एकदम से नीचे नहीं जाता, उसे नीचे जाने में थोड़ा समय लगता है। अब क्यों लगता है मैं बताऊं। खड़िया पट्टी है, अब वो पानी को नीचे नहीं जाने दे रही, तो पहले से जो रेत में नमी है वो बनी हुई है। जब नमी बनी रहेगी तो ऊपर का पानी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना, तो वही चीज उन्होंने बोला कि एब्जॉर्ब करना जो है वो जल्दी नहीं, जिस जगह पर तुरंत एब्जॉर्ब कर जाए मतलब वहां खड़िया पट्टी नहीं है, और जहां एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है यानी वहां पर खड़िया पट्टी है, क्योंकि उस जगह की रेत में ऑलरेडी नमी है, इसलिए वो पानी अंदर नहीं जा रहा है। तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे जल तक जाने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा का पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटक कर नमी के रूप में फैल जाता है। यह पट्टी पानी को खारा होने से बचाती है, क्योंकि अगर ये पानी नीचे चला जाएगा तो खारा हो जाएगा, पट्टी के कारण नीचे नहीं जाता और वो खारा होने से बच जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी से भी यह नमी भाप बनकर उड़ नहीं पाती, क्योंकि रेत के कण धूप निकलने पर भी मिट्टी की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, जिससे दरारें नहीं पड़ती। अब मिट्टी में जो दरारें पड़ जाती हैं तो जो अंदर का जो नमी होती है वो तुरंत वेपोरेट हो जाती है, लेकिन चूंकि ये अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं इसलिए वो नमी भी बनी रहती है। खड़िया पट्टी के कई स्थानों पर अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू, रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है।
तो कहीं इस पट्टी को खड़ी भी कहते हैं। राजस्थान के चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में खड़िया पत्थर की मिट्टी पट्टी पाई जाती है। तो पूरे राजस्थान में नहीं पाई जाती, कुछ जिलों में ही पाई जाती है। प्रश्न संख्या 18, रेजाड़ी पानी की क्या विशेषता है? रेजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो पानी यहाँ 3 तरीके का बताया गया है, उसी में से एक पानी है रेजाड़ी पानी। तो अब रेजाड़ी पानी की क्या विशेषता होती है, रेजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, आपको ये बताना है। समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा गया है, ठीक है, यानी कि इसके जो 3 रूप हैं वो हम सभी को पता है। पहला है क्या है, पालर पानी, अर्थात सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरती पर बहता है और उसे नदी, तालाब आदि में रोका जा सकता है। जो सतह पे नदियों में बांटा जाता है वो कहलाता है पालर पानी। फिर आते हैं दूसरा पानी, पाताल पानी, जो कुओं से निकाला जाता है, यानी कि जो एकदम पाताल से खोदकर निकाला जाता है, जो कुओं से पानी मिलता है उसे पाताल पानी कहते हैं। फिर आते हैं तीसरा, रेजाड़ी पानी, जो पालर पानी और पाताल पानी के बीच होता है। सतह पर मिलने वाले और पाताल से निकलने वाले पानी के बीच जो पानी रहता है, जो कुइयों से प्राप्त होता है, वो कहलाता है रेजाड़ी पानी। यह धरातल से नीचे तो उतरता है पर पाताल में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि खड़िया पट्टी की वजह से। यह पानी बीच में ही अटका रहता है, जिसे रेजाड़ी कहते हैं। रेजाड़ी पानी खटिया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। जिस एरिया में आपका खड़िया पट्टी नहीं मिलती, उस एरिया में ये रेजाड़ी पानी जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे जाकर पाताल पानी में मिल जाता है और अपने स्वरूप को खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उससे मिलकर खारा ही हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना समुचित एक विशिष्ट कला है। तो इस रेजाड़ी पानी को प्राप्त करने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है, जो एक विशिष्ट कला है। वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर का नहीं, बल्कि इसे मापने के लिए रेजा शब्द का उपयोग होता है। भाई मीटर सेंटीमीटर तो अब आया है ना, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। पुराने लोग क्या है, रेजा से नापते थे, जिसको नापने का, जैसे अभी लोग मिलीमीटर या मीटर बोलते हैं ना, तो पहले ये पैमाना होता था रेजा। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता था। उनके नापने का तरीका क्या था, सतह पे जितनी, अब जैसे हम लोग आजकल के समय में कहाँ कितनी वर्षा हुई, इसको नापने के लिए मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं ना, उसको नापने का एक तरीका है। लेकिन ये धरातल के पानी को नहीं नापते थे, ये जो अंदर पानी सोख रहा है ये उस पानी को नापा जाता था, क्योंकि उनके लिए वही पानी उपयोगी होता। उन्हें धरातल के पानी तो मिल नहीं पाता था, क्योंकि वो तुरंत सोख जाता था। उन्हें तो मतलब होता था कि भाई जमीन में कितना पानी सोखा है, जिसे हम बाद में प्राप्त कर सकते हैं। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहते थे। ठीक है, अब 5 अंगुल क्या होता है, ये होता है 5 अंगुल। एक नापने का पहले तरीका होता था, हम लोग ऐसे नापते थे, देखो पहले ऐसे करके नापा जाता है, ऐसे करके, ठीक है, ये एक ऐसा तरीका होता था। जैसे अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये सपोज ये लाइन ड्रॉ है, ठीक है। अब इसको नापने का एक तरीका क्या है, एक तो ये ऐसे नापने का तरीका था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके नापा, 2 3 और ये 4। अब 4 के बाद ये कितना है, ये 4 अंगुल, 4 42 4 अंगुल, इसको 42 बोला जाता है और इसको अंगुल बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो किसी जगह कितना पानी बरसा है, मान लीजिए पानी बरसा, अब बरसने के बाद जब रुक जाता है तो लोग क्या करते थे, उसको खोदते थे। खोदा गई जमीन, खोदने के बाद वो देखते थे कितना। अब मान लो अगर ये 5 अंगुल है, ये जैसे ये 4 अंगुल है, 4 अंगुल के बाद ये 5 अंगुल हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो इस तरीके से नापा जाता था, 4 और 4 ये 8 अंगुल हुआ, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो खुदाई करने के बाद 4 अंगुल पानी अंदर सोखा है, तो वो कितना हुआ, 4 अंगुल रेजा, जो सोखा गया पानी, इस तरीके से नापा जाता था। तो समझ में आ गया ना आपको अंगुल क्या होता है और किस तरीके से नापा जाता था।
प्रश्न संख्या है 19। कुएं बनाने पर किस प्रकार से प्रसन्नता प्रकट की जाती थी। अब कुएं, चूंकि अब जहां कहीं कुएं बन जाए साल भर का पानी लोगों को मिल जाता था। मतलब अब हमको जो है सिर्फ बारिश में जो पानी है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा साल भर भी हमें पानी मिलता रहेगा। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो कुएं जो है वो एक उत्सव मनाने का जरिया हो जाया करती थी। अब इसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था आपको बताना है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वालों को मिट्टी की परख होती थी। मतलब अब चूंकि वो मिट्टी का काम कर रहे हैं तो उन्हें मिट्टी की परख होगी कि नहीं होगी। जो व्यक्ति जिस एरिया में काम करता है उसे उस चीज की परख होना जाहिर सी बात है। जैसे अब मम्मा को ले लो, मम्मा किचन में कितनी महारत से काम करती है, तो आप वहां मम्मा को देखोगे ना, उनको इतनी महारत है कि वो हाथ से नमक उठा के ऐसे डाल लेंगी, है ना। अब अगर आप पूछोगे तो पूछोगे मम्मी कितना चम्मच डालें, आपको चम्मच का अंदाज होगा, मम्मा तो बस हाथ से उठा के डालेंगे और परफेक्टली नमक पड़ता है। यानी कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल है। उसी तरीके से जो ये लोग काम करने वाले होते थे इन्हें मिट्टी का अच्छी परख होती थी। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही धार लगाकर चेजारों ऊपर आ जाते थे। यानी कि जहां मिट्टी आई वहां इनका कुएं खुदाई का काम रुक जा। धार लगाने का तात्पर्य क्या होता था, वहीं पर काम को रोक देना। यानी कि जो चिनाई है वो वहां तक आके रोक दी जाती थी। ऐसे में कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती थी। अब जैसे ही खड़िया पट्टी आई कुएं बंद हो गई, यानी कि अब कुएं पूरी बन गई है। अब तुरंत ही अवसर ऐसा हुआ कि भाई बहुत प्रसन्नता है, खुशी है, उत्सव मनाने का समय आ गया। पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है। जो लोग कुएं खोद रहे हैं, सिर्फ जो अंदर खोद रहा है वो नहीं, ऊपर जो लोग खीप बना रहे हैं या जो मिट्टी फेंक रहे हैं, जो मलबा निकाल रहे हैं, वो सभी भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाता था। उनके खाने पीने हर एक चीज़ का ध्यान। काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन किया जाता था, यानी कि एक डिनर पार्टी होती थी। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं खत्म होता था। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें बहुत तरह की भेंट दी गई, भोज आयोजित किया, ये नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया। इसके अलावा साल भर भी उन्हें दिया जाता था। आच प्रथा, अब इस प्रथा को जो किया जाता था, जो साल भर देने की प्रथा होती थी, इसको बोला जाता है आच प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों, विवाह जैसे शुभ अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है तथा फसल कटने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर भी लगता है। अब कहीं कहीं मजदूरी भी दी जाने लगी है। तो साल भर भाई उनको दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए पानी का इंतजाम इन लोगों द्वारा किया जाता था, तो वो एक तरीके से अपना आभार व्यक्त करते थे। लेकिन अब कहीं कहीं पर मजदूरी भी दी जाने लगी है। प्रश्न संख्या 20 है, कुएं में ऊपर पानी खींचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। गोधूली के समय कुइयों का कैसा वातावरण होता है। तो कैसा वातावरण होता है ये तो अभी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो पहला क्वेश्चन है वो देखना है, क्या दिया है, कुएं में ऊपर पानी खींचने के लिए क्या किया जाता है। अब चूंकि कुएं पतली होती है तो कुओं की तरह आसानी से पानी इसमें से नहीं निकलता। चूंकि वाटर लेवल भी कम होता है, पानी बहुत कम होता है, तो बाल्टियों से निकालना मुश्किल होता है, तो चरड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुएं यदि गहरी बन जाए तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। जैसे कुओं के ऊपर आपने देखा है ना, दो डंडी लगा के और ऐसे करके ऊपर चक्री लगाई जाती है, वो लगाई जाती है। इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोही के दो भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद करके लगाई जाती है। अब ये कैसे बताया, देखो इन्होंने बताया, जैसे मोस्टली अगर आप कुओं के ऊपर देखते हो तो एक डंडा ऐसे लगाया गया, एक डंडा ऐसे लगाया गया, बीच में यहाँ लगा दिया गया और यहाँ पर जो है चरखी लगा दी जाती थी और इसी से अंदर रस्सी जाती थी और जिसमें बाल्टी बंधी रहती थी। लेकिन इन्होंने एक तरीका और बताया, क्या बताया कि गुलेल के आकार के ये एक मजबूत तने को काट कर, गुलेल के आकार का तना कैसे होता है, देखो जैसे पेड़ उगता है ना, देखो ये ऐसे पेड़ होता है, ये पेड़ है ना, ये देखो इस तरह का होता है ना पेड़। अब ये देखो गुलेल का आकार का है ना,
तो इसको यहां से काट दिया जाता था। अब इसको पलट दिया जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। जब हम इसको पलट देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हो गया ना। और ये डंडा ऊपर की तरफ चला गया, हो गया। अब क्या होगा, इसमें छेद करके यहां पर बीच में छेद किया जाएगा और यहां पर ये चरखी लग जाएगी और यहां से ये चला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से बन जाता है। यहां पर ये चरखी लगाई, गरारी लगाई गई और ये रस्सी यहां से गई और इसी में जो है यहां पर बाल्टी या चरण ऐसे करके बांध दिया जाता है और इससे पानी खींचा जाता है। तो ये दो तरीके से जो है वो बनाया जाता है। इसे ओडाक क्या बोलते हैं, जब गुलेल के आकार का तना काट के बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओडाक। ओडाक या चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम है। ओडाक या चरखी चरड़सी को यहाँ वहाँ टकराए सीधे ऊपर लाती है। अब क्या होगा, अगर चरखी नहीं लगी होगी तो जब खींचा जाएगा पानी तो वो कभी इधर टकराएगा कभी इधर, टकराने से क्या होगा, कोई डैमेज होती है। अब आपको सीधा लेकर आना है तो इसके लिए चरखी काम करती है सही। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। चूंकि दिन भर में बस 2-3 घड़ा ही मीठा पानी एक कुएं से निकाला जा सकता है, इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधली बेला में कुइयों पर आता है। इस समय यहाँ मेला सा लग जाता है। तो पूरा दिन आप ये नहीं कि किसी भी वक्त जाओ निकाल लो, जैसे कुआं में होता है किसी भी वक्त गए पानी निकाल लिया, लेकिन नहीं, कुएं सिर्फ शाम के समय कुछ टाइम के लिए खुलती है, उसी समय सभी को पानी निकालना होता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों का एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, शाम के समय लौटते हुए पशुओं की घंटियां, उनके रंभाने की आवाज में समा जाता है। ये सारी आवाजें जो है, अब चूंकि समय उसी समय जानवर भी लौटते हैं तो उनकी आवाज भी होती है। 2-3 घड़े पानी एक कुएं से भरने के बाद उसके ढक्कन को रात भर फिर अगले दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको अगले दिन में ही पानी मिलेगा, यानी कि एक बार निकालने के बाद 24 घंटे के लिए वो कुएं फिर से बंद कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, क्या कुएं प्रत्येक स्थान पर बनाई जा सकती है, इसकी निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो कुएं क्या सिर्फ राजस्थान में बन सकती है, क्या और जगह स्थान पर अगर बनाई जाए तो क्या बन सकती है, ये बताना है। और ये कैसे बनाई जाती है, ये पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है। कुएं केवल उसी स्थान पर बनाई जा सकती है जहां रेत के नीचे खड़िया पट्टी हो, हर जगह नहीं बनाई जा सकती है। इसी कारण कुएं राजस्थान के सभी हिस्सों में नहीं मिलेगी। राजस्थान के चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। तो अब आपको समझ में आया, हर जगह पर नहीं बन सकती, जहां सिर्फ खड़िया पट्टी होगी उसी जगह पर ही वो कुएं बनाई जा सकती है। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों में ढाणी में तो 120 कुइयां हैं, एक गांव में 120 कुइयां हैं थी। इस कारण लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी यानी 6 गुना 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं कुएं को पार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुएं को क्या बोलते हैं, पार। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पर कुएं के कारण ही आबाद हुए। तो मतलब ये क्षेत्र ऐसे थे कि यहाँ पर लोग पहले नहीं रहते थे, कुइयां बनी इसलिए ये क्षेत्र आबाद हुए और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, पार नाम से ही इनके गांव हैं। जैसे जानेर आलो पार और सिरगू आलो पार, तो ये सब उसी कुएं के नाम से ही उन जगहों के नाम पड़ गए हैं। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारों कहा जाता है। चेजारों भूमि की गर्मी सहन करते हुए भीड़ भरी जगहों में कुएं का निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत भीषण गर्मी का प्रकोप झेलते हैं और इन कुइयों का निर्माण करते हैं। भीतर से नीचे मिट्टी की खुदाई बसौली से की जाती है। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर भेज दिया जाता है। बीच बीच में नीचे की गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत झटके से भीतर फेंकी जाती है। इस प्रकार चेलवांजी जान को खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए
अमृत में जल की स्रोत कुएं का निर्माण करते हैं। तो चेलवांजी जहां बहुत महारत रखते हैं, वहीं खतरों का सामना करते हुए इस कुएं का निर्माण करते हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो इनकी जान जा सकती है, ये 100% श्योर है। और ये इतनी जान खतरे में डालकर इतनी महारत से इन कुएं का निर्माण सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी प्राप्त हो सके। प्रश्न संख्या 22 है, चेजा या चेजारो यानी कि चेलवांजी से आप क्या समझते हैं? अब ये शब्द आपको बताना है। कुएं का निर्माण करने वाले कारीगरों को चेजा, चेजारो या चेलवांजी कहा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा हुनरमंद होते हैं कुएं को खोदने में। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चुनाई करने का काम चेजा कहलाता है। समझ में आया? काम को चेजा कहते हैं, ठीक है। और इस काम को करने में दक्ष लोगों को चेजारों या चेलवांजी कहा जाता है। तो काम को चेजा कहते हैं और काम करने वालों को चेजारों या चेलवांजी कहते हैं। चेलवांजी अपनी जान को खतरे में डालकर कुएं निर्माण की वजह कहलाया जाता है, यानी कि अपनी जान खतरे में डालकर इन कुएं को निर्माण करने वाला कहलाता है। चेलवांजी अपनी जान को खतरे में डालकर कुएं निर्माण का कठिनतम कार्य करते हैं। कितना मुश्किल काम है ये तो मैंने आपको समझा दिया, और चूंकि ये जान खतरे में डालने का काम है, इतना मुश्किल काम है और उसको ये लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, लेखक ने कुएं की तुलना हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी से क्यों की है? अब इसकी कहानी आपको पहले पता होनी जरूरी है। सोने की मुर्गी का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो आप सभी को पता ही होगी। वो था ना, एक मुर्गी थी कि मुर्गी जो है वो डेली एक सोने का अंडा देती थी किसान को, और वो डेली एक अंडा लेके जाता और उसको बेचता और उसको बहुत सारा धन प्राप्त होता। लेकिन क्या हुआ भाई, डेली उसको रखा था तो डेली मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी ने बोला कि भाई ये सोने का अंडा दे रही तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, इसका पेट फाड़ लो और एक ही बार में सारे अंडे निकाल लो। और उस बेवकूफ़ किसान ने वही किया, उसको फाड़ दिया और वो मुर्गी मर गई और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अब इसे कुएं को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों कहा है? क्योंकि वो डेली आपको थोड़ा पानी देती है, पानी देगी, आप उससे पानी निकालोगे, पानी खत्म हो गया, दूसरे दिन जब फिर जाओगे तो फिर उसके अंदर पानी मिलेगा। जैसे सोने का अंडा था, डेली मुर्गी देती थी, उसे डेली लाभ प्राप्त होता था। इसीलिए लेखक ने इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का नाम दिया है। जिस प्रकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अत्यंत लाभकारी होती है, परंतु प्रतिदिन केवल एक ही अंडा देती है, उसी प्रकार अमृत में जल प्रदान करने वाली कुएं से दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी ही निकाला जा सकता है। गांव गोधली बेला में कुइयों पर आता है और तब यहाँ इतनी भीड़ होती है कि मानो मेला लग गया हो। तो मतलब वो डेली आपको पानी देगी, डेली खत्म हो जाएगा, फिर आप दूसरे दिन पहुंचोगे तो फिर आपको वहां पानी मिलेगा, जैसे कि वो मुर्गी अंडा देती थी उसी तरीके से। प्रश्न संख्या 24 है, खड़िया पट्टी के अन्य नाम क्या क्या है? अभी हमने खड़िया पट्टी के कई नाम देखे ना, तो उन्हीं को आपको यहाँ लिखना है। देखिए क्या है, अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम हैं। कहीं यहाँ चारोली, क्या नाम से जाना जाता है? चारोली। तो कहीं धाधड़ो, कहीं इसे धड़धड़ो कहा जाता है, तो कहीं पर यह बिट्टरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, कहीं पर इसका नाम केवल खड़ी भी होता है। तो ये कुछ नाम है, इन्हें आप चाहो तो एक जगह लिख लो या आप जो है इसको याद करो। धाधड़ो या चारोली, धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, तो कहीं पर बिट्टरो बल्लियों और कहीं पर खड़ी। तो ये आपके सामने कुछ नाम हैं जो खड़िया पट्टी के अलग अलग जगहों पर नाम जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थान में कुइयां क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है, और जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो ज़मीन के अंदर समा जाती है और नमी के रूप में होती है, और पानी की कमी होती है, तो इन नमी से ही पानी प्राप्त करना होता है। तो इस नमी से पानी प्राप्त करने के लिए इन कुइयों का निर्माण राजस्थान में किया जाता है।
राजस्थान में मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सतह पर ही रेत है, वो बहुत नीचे तक है। यहाँ वर्षा ना के बराबर होती है और यदि कभी वर्षा अधिक मात्रा में हो भी जाए तो उसे मरुभूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। एक तो कम बारिश हुई और अगर मान लो ज्यादा बारिश हुई भी तो ये तुरंत का तुरंत जो है वो अंदर समा जाती है। अतः यहाँ पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, पर वह प्रायः खारा होता है। अब चूंकि वहां खड़िया पट्टी नहीं होती तो नीचे गहराई का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, इसलिए पीने का काम में नहीं आ सकता। अब चूंकि पानी आप ऐसे तो इस्तेमाल कर सकते हो बाकी कामों में, लेकिन पीने के लिए ये पानी काम में नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये खारा होता है। तब इन क्षेत्रों में अमृत जैसा मीठा जल प्रदान करने वाली कुइयां बनाई जाती हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या हल हो सके। तो बाकी काम के लिए तो आप इन पानी का इस्तेमाल जो कुएं से निकल रहा है उसके कर सकते हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए सिर्फ कुइयों के पानी का इस्तेमाल ही किया जाता है क्योंकि ये मीठा पानी होता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। जब वर्षा नहीं होती तब भी, यानी कि जब वर्षा हो रही है तब तो आपको मिल ही रहा है पानी, लेकिन जब वर्षा नहीं होती तो भी नमी के रूप में जो अंदर पानी एकत्र होता है ये कुइयों में एकत्र हो जाता है और लोगों को प्राप्त होता है साल भर। तो इस तरीके से हमने ये पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित राजस्थान की रजत बूंदें कंप्लीट किया। तो आपने समझ लिया ना कि कैसे कैसे, मैं देखिए सारा निर्माण प्रक्रिया, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लगभग मैंने सभी इसमें कंप्लीट करी हैं। बाकी तरीके वगैरह से आप वाकिफ़ हो ही चुके हो, कुइयाँ कैसे खोदी जाती हैं, इनका चिनाई कैसे करी जाती है और क्यों किन क्षेत्रों में खोदी जाती है, ये सभी कुछ हमने आपको डिटेल से बता दिया। तो जब एक बार आप प्रक्रिया समझ जाओ तो क्वेश्चंस कहीं पूछ लो, आसानी से कर लोगे, है ना। ये चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी और भी चैप्टर हमारे इस बुक के बाकी है ना। अभी एक चैप्टर हमारा आलो आधारी बाकी है, तो अभी हम उसको भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की आप किसी भी क्लास में हैं, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ पर आकर आप जितना चाहें उतना वीडियो देखिए, जितनी बार देखना है आपको देखना है देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट, कोई भी कूपन, कोई भी पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर जितने वीडियो देखना है देखिए। ये सभी फ्री वीडियोस आपको 3 जगह मिल सकते हैं, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में किसी भी जगह अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर निश्चिंत होकर आप सारे फ्री वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर हमने आपके लिए हर एक चीज़ बड़े सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करी है, ताकि पढ़ते समय आपको अपना टॉपिक, अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट ढूंढने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जो अमूमन हमें ऑनलाइन पढ़ाई करते समय आती है। लेकिन यहाँ आप इस परेशानी से बच सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने आपके लिए हर एक चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कर के रखी है। आप यहाँ आइए, अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए, चैप्टर सेलेक्ट कीजिए। जब आप चैप्टर सेलेक्ट करते हैं तो हर चैप्टर को हमने अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू समझाया है, जिससे आपका पूरा चैप्टर तो कवर होता ही होता है, आप टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। ये हमारे पैटर्न्स हैं। सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कराते हैं, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस मेथड के थ्रू हम पूरा आपको हर एक चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा जब आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उस दौरान हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स हैं, बोर्ड क्लासेस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिवीजन वीडियो हैं, लाइव सेशन है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत कुछ हम आपको देते हैं आपकी पढ़ाई को आपके लिए आसान बनाने के लिए। ये सभी कुछ जितना मैंने आपको बताया ये 100% फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़िए अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए, अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। लेकिन अभी हम लोगों का साथ छूटा नहीं है। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट जो वीडियो है वो लेकर आएंगे अपने 3rd चैप्टर बेबी हालदार द्वारा लिखित आलो आधारी। उसको पढ़ेंगे और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।